क्या आपको लगता है कि विपक्ष एक ज़बरदस्ती के मुद्दे को उठा रहा है या फिर प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा ही हर जगह मैं रहूँ की भावना से प्रेरित हैं? क्या इस विवाद से बचा जा सकता था? इसे आप भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर कई बातें कही जा सकती हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि ये एक प्रतीकात्मक मसला है। ये मानना कि इस मसले के ऊपर इस मसले से कुछ वोटों की गोलबंदी हो जाएगी या भाजपा कमजोर हो जाएगी या प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे, इससे प्रधानमंत्री की छवि में कोई विशेष बात पैदा हो जाएगी या उन्हें उद्घाटन नहीं करने दिया गया या उनके उद्घाटन का प्रतिरोध किया तो इससे किसी और की राजनीतिक गोटी लाल हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। मुख्य तौर पर ये एक प्रतीकात्मक मसला है और इस मसले को उठाकर विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि प्रधानमंत्री का जो एक फोटो अपॉर्चुनिटीज को की जुगाड़ में रहना और लगातार उसका अपने पक्ष में दोहन करना और पूरे ये मानना कि वो नेहरूवादी लोकतंत्र का की पुनर्रचना कर रहे हैं और उस पुनर्रचना करने में मुख्य हाथ उन्हीं का है। तो मुख्य रूप से हर जगह उन्हीं का पत्थर लगे, वही उद्घाटन करें, यहाँ तक कि इसका शिलान्यास भी उन्होंने किया था। तो इस ये जो पूरी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का विरोध कर रहा है विपक्ष। और इस लिहाज से देखा जाए तो विपक्ष की राजनीति के लिए इसका महत्व है। विपक्षी राजनीति के लिए इसका दूसरा महत्व यह है कि इस सवाल पर विपक्षी नेताओं में काफी कुछ एकता देखी जा रही है। सारे लोग नहीं, कुछ लोग उद्घाटन समारोह में भाग भी लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष का करीबन 85 से 90% हिस्सा इस प्रश्न के ऊपर एकजुट है। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम देखा जाए कि राजनीति में इसके जरिए कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है तो ऐसी कोई बात नहीं। जी, लेकिन इससे क्या हम ये संदेश भी जा रहा है कि ऐसे बड़े मसलों पर भी प्रधानमंत्री एक तरह की सहमति बनाने में नाकाम हो रहे हैं, जो कि राजनीतिक रूप से उनकी सहमति उनकी अक्षमता भी मानी जा सकती है? नहीं, प्रधानमंत्री को सहमति बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कभी भी राजनीतिक सहमति बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, चाहे कोई भी मसला हो। विवादास्पद मसले तो एक तरफ हैं, जो मसले विवादास्पद नहीं होते हैं और जिनके ऊपर आसानी से सहमति बनाई जा सकती है, प्रधानमंत्री को उसमें भी सहमति बनाने की कोई रुचि नहीं है। वो तो विपक्ष के साथ किसी तरीके से जुड़े हुए दिखना ही नहीं चाहते। ये सहमति बनाने का प्रयास तो दिखाई पड़ता था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में, क्योंकि वो लोग मुख्य तौर पर गठजोड़ राजनीति के महारथी थे। उन लोगों का मानना था कि गठजोड़ राजनीति के जरिए ही उनकी पार्टी धीरे धीरे मजबूत हुई होगी, और ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी उन दोनों उनकी गठजोड़ राजनीति के जरिए ही मजबूत हुई। उनका नारा था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी कि एनडीए इतना मजबूत होगा, भाजपा उतनी मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी जब राजनीति केंद्र की राजनीति में आए तो उन्होंने एक दूसरी बात कही। उनका कहना यह था कि भाजपा जितनी मजबूत होगी, गठजोड़ अपने आप ही उतना मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया, उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाया, उसको बहुत बड़ा बनाया, उसको बहुत सफल बनाया और उसकी सफलता के एक फलितार्थ के रूप में गठजोड़ को पेश किया, ना कि गठजोड़ की मजबूती के फलितार्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पेश करते। चूंकि वो भाजपा केंद्रित और एक बड़ी पार्टी के नायक हैं, इसलिए उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दूसरे उनके साथ में किस तरीके से जुड़ते हैं। सबको साथ लेकर चलना नहीं उनका मकसद है। उनका मकसद अपने नेतृत्व में सबको चलाना है। अगर उनके नेतृत्व में कोई चलने को तैयार है तो वो बड़े आराम से उसके साथ मंच पे उसका हाथ उठा देंगे अपने साथ और तस्वीर खिंचाएंगे। लेकिन अगर उन्हें जरा भी इस बात का एहसास है कि कोई व्यक्ति उनके काम में मीन मेख निकाल सकता है, उनकी आलोचना कर सकता है या उनको वक्त दृष्टि से देख सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहना या किसी भी किस्म का कोई संवाद स्थापित करना उन्हें मंजूर नहीं। जी, एक मसला इसमें राष्ट्रपति के अपमान का भी आ रहा है कि राष्ट्रपति जो संसद में सबसे एक अभिन्न हिस्सा हैं और सारे कानून उनके हस्ताक्षर के बाद पास माने जाते हैं, तो उनको ना बुलाकर एक तरीके से राष्ट्रपति पद की अवमानना हो रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि जो पूरा 10-9 साल तो बीत चुके हैं, इस दौर में राष्ट्रपति के पद की थोड़ी कमतरी हुई है या एक राजनीतिक आरोप भाई मात्र देखिए, है? विपक्ष ये बात कह रहा है, राष्ट्रपति की तरफ से तो इस प्रकार की कोई बात आ नहीं रही है। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति भवन में इस सवाल को लेकर कोई बेचैनियां हैं। ये तो विपक्ष ने अपनी राजनीति को इस तरीके से पेश किया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इस प्रकार की कोई संकेत नहीं। अगर ऐसा एक भी संकेत आता तो भाजपा के खेमे में भूचाल आ जाता। वो तो, और दूसरे जो भाजपा के प्रवक्तागण हैं, वो इस सवाल को लेकर कुछ अस्पष्टता भी पैदा कर रहे हैं। मसलन जैसे कल एक
टीवी कार्यक्रम में जब मैं चर्चा कर रहा था, उसमें भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब में कहा कि आप किस आधार पे, मुझसे नहीं, टीवी के एंकर जो थे उनसे कहा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई निमंत्रण पत्र में तो उनका नाम नहीं है, तो उनका कहना था निमंत्रण पत्र में नाम न होने का ये मतलब नहीं है कि हमने उनको निमंत्रित नहीं किया। तो मामला कुछ इस तरह का है। तो जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, ऐसे राष्ट्रपति इस देश में बहुत कम हुए हैं। बिल्कुल आजादी के बाद हुए राष्ट्रपतियों को अगर आप छोड़ दें, अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी हैसियत के राष्ट्रपतियों को छोड़ दें, तो ऐसे राष्ट्रपति बहुत कम हुए हैं जिन्होंने अपनी कोई राजनीतिक और राष्ट्रीय स्वायत्तता प्रदर्शित की हो। कुछ ज्ञानी जैल सिंह ने एक जमाने में की थी, लेकिन उसका भी विवाद पैदा हो गया था। उसके अंदर भी वो राष्ट्रपति की स्वायत्तता जैसी गरिमा नहीं थी। क्यों? ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति पद के ऊपर जो उन्नयन हुआ था, उसमें भी उनकी इंदिरा गांधी की वफादारी की ही प्रमुख भूमिका थी। यहां तक उस वक्त कहा गया था, मुझे याद है, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे तो कहा गया था कि आमतौर पर राष्ट्रपति जो है वो रबर स्टैंप होता है, लेकिन इस बार तो रबर स्टैंप को ही राष्ट्रपति बना दिया गया। ये बात ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कही गई थी। उन्हीं ज्ञानी जैल सिंह ने फिर आगे जाकर एक बार राजीव गांधी को चुनौती भी दी। तो उस चुनौती से राजनीतिक विवाद तो पैदा हुआ, लेकिन उससे राष्ट्रपति की जो संस्था थी, उस संस्था को कोई एक नई बात मिली हो, वो नहीं है। आप इसके मुकाबले आप चुनाव आयोग की संस्था को देखिए। हालांकि दोनों संस्थाओं में बहुत फर्क है। चुनाव आयोग की संस्था एक कार्यकारी संस्था है और राष्ट्रपति का पद एक कार्यकारी पद नहीं है, वो एक औपचारिक संवैधानिक पद है। चुनाव आयोग में जब शेषन की नियुक्ति हुई, टीएन शेषन की नियुक्ति हुई, तो उन्होंने अपनी कार्रवाइयों से राष्ट्रपति चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को एक खास तरह का रुतबा प्रदान किया। घोषित या अघोषित रूप से चुनाव आयोग उसके बाद से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जो चुनावी आचार संहिता है जो है वो शेषन के कार्यकाल की देन है। उससे पहले ऐसी कोई चुनावी आचार संहिता कुछ थी नहीं, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं सुनते थे। तो व्यक्ति आकर पद की मर्यादा को बढ़ा देते हैं और ऐसे व्यक्ति यदा कदा ही आते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जो शेषन ने किया था, ना शेषन के पहले किया गया, ना शेषन के बाद किया गया। इसी तरीके से पहले के 2-3 राष्ट्रपतियों को छोड़ दिया जाए, बाकी राष्ट्रपतियों ने सरकार का प्रभुत्व सिर झुकाकर माना है। वो राष्ट्रपति पद पे गए हैं, शोभा प्रतिष्ठा का उनका पद है और उसी हिसाब से उस पद का वो निर्वाह करते हैं। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा बता पाए कि ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी वाला विवाद क्या था, शायद दर्शकों को थोड़ा राहत हो। देखिए, अभी इसमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं है। उन दिनों में पत्रकारिता किया करता था, बहुत आसानी से विवाद के। और ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख दिया था किसी मसले के ऊपर। वो मसला मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उस पत्र से काफी हंगामा हो गया था। राष्ट्रपति से राजीव गांधी के पास संसद में बहुत बड़ा बहुमत था। उतना बड़ा बहुमत तो देश में जवाहरलाल नेहरू को भी प्राप्त नहीं हुआ, इंदिरा गांधी को भी प्राप्त नहीं हुआ। उनके पास 400 से ज्यादा सीटें थी। ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को उन्होंने एक ऐसा पत्र लिख दिया था जिसमें सरकार के किसी कदम के प्रति उनकी असहमति थी। तो उससे काफी बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हुआ।